तो दोस्तों स्वागत है आपका 5 फिंगर क्लासेस की दूसरी सीरीज़ में, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। जिसमें पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से मानी जाती है। तो दोस्तों मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान की एक परिभाषा दीजिए। तो मनोविज्ञान की परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। दूसरी परिभाषा स्किनर के द्वारा, जो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। ये दो परिभाषाएं आपके सामने आई हैं और दोनों ही परिभाषाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिगमंड फ्रॉइड ने किस विधि का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों सिगमंड फ्रॉइड ने मनोविश्लेषण विधि का प्रतिपादन किया, जिसको इंग्लिश में साइको एनालिसिस मेथड भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, वह यह है कि सिगमंड फ्रॉइड के इस विधि को एक वाद के रूप में तथा एक उपचार पद्धति के रूप में भी लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु किसको माना जाता है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक को माना जाता है और यह प्रश्न बीएड की परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को इस सीरीज़ के अंतर्गत सम्मिलित किया है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति किस प्रकार की है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस दोनों प्रकार की होती है। पॉजिटिव साइंस के अंतर्गत क्या है का अध्ययन किया जाता है, जबकि नॉर्मेटिव साइंस के अंतर्गत क्या होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है। नियामक विज्ञान या नॉर्मेटिव साइंस का संबंध मूल्यों, आदर्शों और मान्यताओं से होता है। अगला प्रश्न देखिए, वृद्धि का अर्थ बताइए। तो दोस्तों वृद्धि शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। अर्थात वृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाले वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार का बढ़ना या लंबाई और भार में परिवर्तन का होना। इस संबंध में दास नाम के मनोवैज्ञानिक ने 1988 में एक डेफिनेशन दी, जो आपके सामने है, कि प्राणी में होने वाले ऐसे जैविक परिवर्तनों को वर्धन कहा जाता है जिसका निरीक्षण किया जा सकता है तथा जिसका मात्रात्मक रूप से मापन किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, मानव विकास की अवस्थाओं को रास ने कितने भागों में बांटा है। तो दोस्तों मानव विकास की अवस्थाओं को रास ने 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है इन्फेंसी स्टेज, जिसकी अवधि 1 वर्ष से 3 वर्ष तक बताई गई है। दूसरी है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जिसकी अवधि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक बताई गई है। तीसरी लेटर चाइल्डहुड स्टेज, जिसकी अवधि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक बताई गई है। और चौथी है एडोलसेंस स्टेज, जिसकी अवधि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक बताई गई है। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मानव विकास की अवस्थाओं को कोलसैनिक ने कितने भागों में बांटा है। तो मानव विकास की अवस्थाओं को कोलसैनिक द्वारा 8 भागों में बांटा गया है और यह प्रश्न भी कई बार बीएड की परीक्षाओं में और पीजीटी की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए कि प्री गैंग स्टेज किस अवस्था को कहा गया है। तो दोस्तों प्री गैंग स्टेज बाल्यावस्था या चाइल्डहुड स्टेज को कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, एडोलिसेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों एडोलिसेंस नामक पुस्तक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जी.एस. हॉल के द्वारा लिखी गई है। जी.एस. हॉल, जिनका पूरा नाम है ग्रानविले स्टेनले हॉल, और यह पुस्तक अपने आप में बहुत प्रसिद्ध पुस्तक रही है, जिसमें किशोरावस्था के बारे में जी स्टेनले हॉल ने सबसे पहले बालकों की समस्याओं के बारे में या किशोरावस्था की समस्याओं के बारे में उल्लेखित किया है। तो यह सीरीज यहीं समाप्त होती है और निरंतर आपके सामने इस प्रकार की लगातार सीरीज आती रहेंगी और मेरा पूरा कोशिश ये रहेगी कि आप लोग इन प्रश्नों के माध्यम से अपने परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहें
अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल 5 फिंगर क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।